बाजार में निचले स्तरों से आ गई है शानदार रिकवरी। जी हां, लोअर लेवल से बाजार में एक बढ़िया खरीदारी देखने को मिली है और बाजार ने पूरी तरह से जो लाल निशान है उसको दरकिनार करते हुए हरे निशान में एंट्री कर ली है। तो पूरी तरह से लॉसेस रिकवर हो गए और बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और सबसे ज्यादा तेजी दिख रही है बैंक निफ्टी में। तो आखिर इस तेजी की या फिर इस रिकवरी की वजह क्या है और इस रिकवरी वाले बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आपके शेयरों से जुड़े हुए अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब हम देंगे। प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी आपको बताएंगे और इस बाजार में कहाँ खरीदारी करने के मौके हैं, चुन चुन के जो एक्सपर्ट्स हमारे शेयर आपके लिए लेकर आते हैं वो सब आपके सामने रखेंगे। तो जल्दी से पहले ये देखिए कि आज आखिरकार कारोबार में हुआ क्या है, ये जो बाजार में रिकवरी बन रही है उसकी वजह क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं और आपको गेनर लूजर्स भी बताते हैं। तो आज की जहाँ तक बात है तो निफ्टी में हमने देखा आज जो लो लगा था ना वो लगा था नीचे में 25,473 का। तो 25,473 से लेकर 25,738 तक की जो लेवल्स हैं वो हमने बाजार में देखे। ऑलमोस्ट 250 अंकों की रिकवरी हमने देखी है लोअर लेवल से। तो जहां पे हमने ये ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किए थे वहां से भी बाजार में और अच्छा खासा अपमूव हमने बनता हुआ देखा। तो कहाँ नीचे 25,500 भी टूटा, ऊपर में हमने 25,700 के लेवल्स भी बनते हुए देखे हैं। तो हुआ क्या है ऐसा आखिरकार जिस वजह से बाजार में इतनी दमदार रिकवरी हुई है? देखिए, ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है, ऐसा यूएस के जो एम्बेसडर हैं उनकी ओर से बयान निकल के सामने है। उन्होंने ये भी कहा कि कल यानी कि मंगलवार को मोदी साहब और ट्रंप साहब के बीच में बातचीत हो सकती है, बातचीत होने वाली है, इनफैक्ट उन्होंने ऐसा कहा है। और माना यह भी जा रहा है कि शायद एक यूएस का एक अलायंस है जिसको लेकर बाजार में बड़ी सुगबुगाहट है कि पैक्स सिलिका नाम का एक अलायंस है यूएस का, जिसमें इंडिया को मेंबर के रूप में, फुल मेंबर के रूप में न्योता दिया जा सकता है। और ये वो अलायंस है जिसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एआई से जुड़ा हुआ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई आपकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के ऊपर, जो सप्लाई चेन है वो बिल्ड करने के ऊपर काम किया जाता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर यूएस के एम्बेसडर के आ रहे हैं कि बातचीत अभी भी चल रही है, मोदी साहब और ट्रंप साहब कल बातचीत करने वाले हैं, एक बड़ा अलायंस है यूएस का जिसमें इंडिया को इनवाइट किया जा रहा है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते की बात है, कुछ 164 ऐसे अलायंस है जहां से यूएस ने बाहर निकलने की बात की थी, जिसमें हमारा एक सोलर अलायंस है वहां से भी यूएस ने एग्जिट किया है। तो वहां स्थिति जहां बिगड़ रही थी, अब यहाँ पे स्थिति ऐसी हो रही है कि शायद यूएस और इंडिया के बीच में बातचीत बन जाएगी, एक सहमति, एक पेज पर हम आ जाएंगे। तो उसी का इंपैक्ट आप देखिए मार्केट्स में लोअर लेवल्स पे खरीदारी के रूप में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग जो है ना मार्केट में वो तूल पकड़ती हुई दिख रही है और अभी भी हम 25,700 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। लोअर लेवल से आप देखेंगे तो मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें भी जबरदस्त एक्शन बना है खरीदारी का। और उसके साथ साथ आप देखिए किसने मदद की है, बैंकिंग फाइनेंशियल तो है ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी आप देखिए ज़बरदस्त एक्शन में है, यहाँ पे करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है। इसके अलावा मेटल और कैपिटल मार्केट यानी कि बाजार से जुड़ा हुआ जो तबका है, ये तीन सेक्टर्स हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल, कैपिटल मार्केट और मेटल, जिनसे बाजार को आज सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, जिसका इम्पैक्ट आप देखिए मार्केट्स में आज तेज़ी के रूप में देखने को मिल रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर VL निम्बाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। आप चिंतित तो नहीं नजर आ रही है इस रिकवरी से? मतलब अच्छी है ये या फिर कोई मतलब इसमें कुछ डरने वाली बात है? बाउंस बैक है, लेकिन इसको ट्रेड कर लिया हमने, इसलिए मैं चिंतित नहीं। मैं खुश हूँ कि जैसे ही निफ्टी 25,500 के पास आया था, वहां पर हमने एक हेज ट्रेड बनाया, स्ट्रैंगल बनाया एक्चुअली, एंड इट वर्क। तो 365 की कॉस्ट थी, 430 हो गया, 450 टारगेट था। मोस्ट लाइकली थोड़ा सा और बाउंस बैक ऊपर की तरफ पॉसिबल है, तो टारगेट हो जाएगा। सब हैप्पी कि जो देखा था, जिस हिसाब से ट्रेड प्लान किया वैसे ही हो रहा है। अच्छा। बट इंडेक्स लेवल पर अगर बोलेंगे तो थोड़ा सा बाउंस बैक है ये। तो ऊपर के अच्छा। स्तरों पर जाके वापस से हम लोग, हो सकता है आज नहीं, वैसे 2-3 दिन के अंदर में ऊपर के स्तरों पर जाकर के वापस से थोड़ा सेलिंग प्रेशर बनेगा। दिस इज द व्यू। चलिए, मैंने आपको रीजन बताया अभी। और ये जो ट्रेड आपने लिया था इसमें मतलब कोई रिग्रेट तो नहीं है ना कि जल्दी निकल गई या फिर थोड़ा लेट एंट्री हो गई, इस वजह से चिंतित थी आप? नहीं नहीं मैं चिंतित नहीं हूँ। मैं बस ये देख लूं कि अगर ये 25,750 चला जाए, तो जो हाँ, हमने एक स्टैंडर्ड ट्रेल बनाया है उसका एक 100 पॉइंट के लगभग का टारगेट फर्स्ट दिया। टारगेट है। 70-80 आए, अभी 100 तक आ जाएगा, तो बस उसी की कैलकुलेशंस में थी, अब इसीलिए क्या थोड़ा करना सा है? 2 मिनट लेट भी हो गई। अच्छा, अभी अब भी क्या करना है? डायरेक्शनल ट्रेड अवॉइड, जी अभी भी डायरेक्शनल ट्रेड्स अवॉइड करिए। वोलेटिलिटी को एक्सपेक्ट है मार्केट में, एंड जो भी ट्रेड बना रहे हैं अगर आप इंडेक्स पे, तो हेज ही बनाइए, न्यूट्रल व्यू ठीक पर है। बनाइए, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड की पॉसिबिलिटीज हैं अपसाइड के लिए निफ्टी इंडेक्स पर, वो 25,900 के लगभग 10-20 पॉइंट प्लस माइनस जरूर रखिएगा, और डाउन साइड में कम से कम 25,150। तो आप समझें कि लगभग बीच में है निफ्टी अभी, और यहाँ से आपको स्ट्रैडल ट्रेड्स आराम से काम कर जाएंगे, लेकिन कल की एक्सपायरी के नहीं बनाना।
आप समझदारी से अगर आप ट्रेड चाहें तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन इन बिटवीन द शो भी अगर मौका रहेगा तब भी बता देंगे निफ्टी एज पर योर इंडेक्स का। कन्वीनियंस, जहां आपको ठीक लगे वहां पे बताइएगा। बस मुझे बैंक निफ्टी मुझे बताइए, तो जो कि यहाँ पर ज़्यादा देख ज़्यादा जो मजबूती है ना वो बैंक निफ्टी में दिख रही है, जो कि अभी भी 200 जी। पॉइंट के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। तो एज कंपेयर टू निफ्टी, क्या निफ्टी बैंक ज़्यादा मजबूत है? हाँ, नहीं, जब रिकवरी की बात आएगी ना, पॉइंट हम्म। वाइज तो बैंक निफ्टी में होगा, लेकिन जब परसेंटेज वाइज बात आएगी तो निफ्टी में ज्यादा उसमें मौका मिलेगा। तो हम्म। ये एक व्यू है, लेकिन क्योंकि निफ्टी बैंक अभी 59,500 के क्लोज टू है, सो यहाँ से भी आपके मंथली एक्सपायरी पर अगर आप एक स्ट्रैडल, सिंपल स्ट्रैडल, कुछ भी इसमें खास नहीं करना है आपने, तो अगर आप उसको भी बनाते हैं तो आराम से एक अच्छा खासा मूवमेंट निफ्टी बैंक के स्पॉट चार्ट पर 2 से 2.5% का करंट स्पॉट से हो सकता है। तो अगर सब कुछ ठीक हुआ, जैसे कि न्यूज में आया है कि यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर बातचीत करेंगे डील्स को लेकर के, जिन उन सब चीजों को लेकर के कुछ पॉजिटिव आता है तो ऊपर जाएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात नहीं बनी, वापस से कुछ न्यूज आ जाती है तो फिर नीचे जाएगा। तो इस हम क्यों इस गफलत में फंसे कि ऊपर जाना है कि नीचे, तो ऐसी जगह पर आप स्ट्रैंगल पोजीशंस को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपके प्रीमियम ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो तो। गफलत तो है ही है बाजार में, दिक्कत तो हो ही रही है बाजार को ट्रेड कैसे किया जाए। जैसे बाजार घूमता है न्यूज़ फ्लो के आधार पर, आज जो यूएस एम्बेसडर के बयान आए हैं वो नया उत्साह, नई ऊर्जा लेकर आए हैं, और उसी से आप देखिए बाजार में किस तरह से रिकवरी, एक स्पाइक आता हुआ दिखा है। कुछ ऐसा ही चार्ट निफ्टी का भी है, और निफ्टी बैंक में मजबूती थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप बताइएगा कोई स्ट्रैटेजी अगर शो के दौरान आपको अगर समझ आए तो प्लीज़ उसको आप श्योर। मेंशन कीजिएगा। इस बीच आप गेनर लूजर्स देखिए, आज कहाँ पे ज़्यादा एक्शन, जहाँ पे ज़्यादा दम बन रहा है वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो निफ्टी में जो रिकवरी बनी है उसमें गेनर्स कौन से हैं जिन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया है मार्केट को? परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कोल इंडिया 3% का अप मूव है, 20 गुना से ज़्यादा इनकी सब्सिडरी का आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। आई थिंक वहाँ से कुछ उत्साह बन रहा है। एशियन पेंट्स में 2% का अप मूव है, हिंडाल्को, टाटा स्टील, 2 मेटल नाम है। जैसे मैंने आपको कहा भी, मेटल, कैपिटल मार्केट्स और बैंकिंग फाइनेंशियल, 3 तबके हैं जो कि बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज ट्रेंड के स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि लो लेवल से रिकवरी है, करीब 0.25% के आसपास की। अगर आप निफ्टी के लूजर्स की बात करें, कौन से स्टॉक है जो कि निफ्टी को नीचे खींचने का कामकाज कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे आयशर मोटर्स 1.5% नीचे है। इसमें आप देखेंगे तो आपको एक और ऑटो नाम दिखेगा, टाटा मोटर्स पीवी का, जो कि 1% नीचे है, और रिटर्नल में भी 1% का फॉल है। बीईएल में हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की गिरावट है। और बजाज फाइनेंस, हालांकि बैंकिंग फाइनेंशियल मजबूत है, लेकिन बजाज फाइनेंस देखिए 0.1% की गिरावट यहाँ पे दिखा रहा है। अब आइए आप मिड कैप इंडेक्स की तरफ, जहाँ पे हमने काफ़ी शानदार रिकवरी लो लेवल से देखी थी। अभी भी आधे % के आसपास की गिरावट है, लेकिन रिकवरी है। और इसमें आप देखेंगे तो बीएससी एक स्टॉक है जो कि 4% ऊपर है। एनएससी के आईपीओ को लेकर जो अपडेट्स आए हैं उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। इरडा 3.5% ऊपर है, नंबर्स के बाद जो एनपीए घटेंगे उसका इम्पैक्ट है। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद प्रीमियर एनर्जीज में कुछ रिकवरी बनती हुई दिख रही है, 2.25% के आसपास की। इंडसइंड बैंक में भी 2.25% के आसपास के गेंस हैं। इनके बिजनेस अपडेट्स अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद स्टॉक दिख के रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और टॉरेंट पावर 2% के आसपास का अप मूव आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मिड कैप में अगर आप लूजर्स की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नाम आज आपको ज़रूर नजर आएंगे। उसमें पहला नाम जो है ना वो है स्मॉल कैप गेनर्स। पहले आप देख लीजिए, आईएफसीआई 11% ऊपर है, जेटीएल इंफ्रा 9.5% ऊपर, रविंद्रा एनर्जी 7.5% ऊपर है। 7% का जंप आपको सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखेगा। और जयसवाल निको ये भी 6% ऊपर आज आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। स्मॉल कैप लूजर्स देखिए, फिर मैं आपको मिड कैप के लूजिंग स्टॉक्स भी बताता हूँ। स्मॉल कैप लूजर्स की अगर आप बात करेंगे ना, तो यहाँ आपको दिखेगा तेजस नेटवर्क्स, 11% का फॉल है। यहाँ पे रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, बाजार को पसंद नहीं आए, जिसका इम्पैक्ट हम नेगेटिव साइड पर देख रहे हैं। कामधेनु वेंचर्स ये 8% के आसपास नीचे। सिग्नेचर ग्लोबल के जो अपडेट्स हैं, बिजनेस अपडेट्स, वो कमज़ोर हैं, 6% स्टॉक नीचे है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, रेडिको खेतान, यहाँ पर भी आप देखिए 5.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप लूजर्स की अगर आप बात करेंगे ना, तो कमिंस इंडिया ये 4% नीचे है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पिछले हफ्ते से ही आप देखिए जो रियल एस्टेट में गिरावट है ना वो शुरू हो गई थी, और वो इस हफ्ते भी कंटिन्यूड है, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट 4.25% नीचे है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 3.5% का फॉल है। एबीबी पावर करीब 3.5% नीचे है। और भारतीय हेक्साकॉम ये भी करीब 3.25% नीचे है। 1700 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल भारतीय हेक्साकॉम में देखने को मिल रहे हैं। मैम जरा ये रियल एस्टेट से शुरुआत कर लेते हैं। ये जो रियल एस्टेट स्टॉक्स में पिछले हफ्ते हमने गिरावट देखी थी, शुरू हुई थी, इसमें इसमें माफ़ कीजिए प्रेस्टीज एस्टेट्स हुआ, और जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या लंबा चलने वाला है मामला? रियल एस्टेट में कुछ बड़ी वीकनेस है?
और रियल एस्टेट में कुछ हद तक तो कुछ स्टॉक्स में सेक्टोरियल अगर बात करेंगे तो संदीप जी थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट देखा जा रहा था वैसे तो होना चाहिए था पॉजिटिव, क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है, अगर इंडियन मार्केट से अगर हम इंपोर्ट कर, जैसे सीमेंट हो गया, जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर है उन सभी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी घटा है लगभग। तो कुछ चीजें सस्ती हुई, लेकिन जो मटेरियल है जैसे स्टील वाले प्रोडक्ट बहुत लगते हैं, हेवीली लगते हैं कंस्ट्रक्शन में, एंड मेटल्स। अब जितने भी लोधा डेवलपर्स जो हाउसिंग डेवलपमेंट बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करते हैं या दूसरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ऑब्वियस है जो लगते हैं। हम सीमेंट तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। बट अगर हम बाकी प्रोडक्ट्स को देखेंगे, चाहे वो वायर हो, स्टील हो, चाहे आपके प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज हो, या फिर आपके दूसरे जो इसके रिलेटेड और प्रोडक्ट्स होते हैं, ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर हमारी जो इंपोर्ट होती है, एंड ड्यू टू दैट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। और ये बात सबको पता है कि जो रियल एस्टेट मार्केट में जो प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ सेल्स यूनिट थे, सेल्स यूनिट के जो थे वो कम हुए हैं। वो चीज मार्केट में जो है थोड़ा सा दिख रहा है कि इस बार की सेल्स शायद वैसी नहीं होगी जैसी की एक्सपेक्टेशन थी। नाउ जीएसटी कट का बेनिफिट इज देयर, बट उसके बाद भी कंपनीज का नंबर ऑफ यूनिट्स ना बिकने की वजह से थोड़े से यहाँ पर एक थोड़ा सेटबैक मिल सकता है। बट टू बी स्पेसिफिक कि क्या सभी स्टॉक एक जैसा परफॉर्म करेंगे, सभी स्टॉक्स में लाइन से बिकवाली आएगी, वैसा मेरा मानना नहीं है। जैसे कि आपने एक स्टॉक का नाम लिया है लोधा। लोधा को अगर अब मैं आज के डेट पर प्राइस पर देखूं, 1070 के आसपास में है। इस तरह के स्टॉक्स जो रियल एस्टेट काउंटर पे से जो स्टॉक्स होते हैं, अमूमन वो स्टॉक आपको सेक्टर से महंगे मिलते हैं ज्यादातर तो। और उसमें भी तब अगर वो स्टॉक अच्छी खासी परफॉर्मेंस, आरओआई, आरओसी डिलीवर कर रहे हो। तो लोधा का रियल एस्टेट कंपनी मार्केट में एक अच्छा खासा नाम भी है, और फिलहाल सेक्टर 26 के मल्टीपल पर है और ये 36 के मल्टीपल्स पर, एंड इसको जस्टिफाई करता है ये अपनी परफॉर्मेंस से। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 86% इस साल का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स में भी अच्छा खासा जंप है। तो आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट पे मार्जिन बढ़ा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स 44% का रहा है। सो कंपैरिजन से समझेंगे इसको, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जिस रेट पर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा, उतनी आपकी उस ग्रोथ, उस रेट पर आपका नंबर ऑफ यूनिट का सेल्स जो है वो नहीं बढ़ा है। यानी मार्जिन तो इंप्रूव हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर ऑफ बायर्स थोड़े से रिड्यूस रहे हैं, एंड दैट थिंग्स वी गोइंग टू एक्सपीरियंस इन अपकमिंग क्वार्टर्स ऑल्सो। सो विद दिस रेफरेंस आपको कंपनीज के जो रिजल्ट आएंगे वो हमेशा एक बार देखने, चाहे आप शोभा की बात करें, आई मीन शोभा की बात करें, प्रेस्टीज की बात करें, या फिर आप लोढ़ा की बात करें, जो भी कंपनीज में आप खरीदारी करें उनके ये नंबर जरूर देख लेना। अभी लोढ़ा के स्पेसिफिकली 1070 पर ये है। इन माय ओपिनियन इट्स अ बाय। और अगर आपका स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं थोड़ा सा डीपर, विच इज 950, करंट प्राइस से लगभग 120 पॉइंट के दूर है स्टॉप लॉस, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट अप्रोक्सीमेट 1200 टू 1300। तो ये एक आउटलुक है, इंडस्ट्री को भी आपको समझना चाहिए, एंड देन यू नीड टू पिक योर स्टॉक्स। तो लोढ़ा आज की डेट पे ठीक ठाक लगता है इस पिक से, इस सेक्टर कब से। तक आ जाएगा 1300 का टारगेट लोधा में? आप मान के चले कि कम से कम 3 महीने का, मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक आउटलुक है। ठीक है, 3 महीने का आउटलुक और 120 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं अगर आप, तो 1200 से 1300 की आप चाल लोधा में मान के चल सकते हैं। चलिए दर्शकों के सवालों के जवाब भी देना शुरू करते हैं। मैम एक बार ना आप पीपीएल फार्मा देखिए, 171 के हैं ये अभिषेक जी हैं हमारे प्राइम मेंबर उनके पास, और कह रहे हैं कि मैं इसको होल्ड करूं मेरा, या फिर एग्जिट करूं, मेरा विजन 2 साल का है और आप कहें तो मैं इसको एवरेज भी कर सकता हूं। ओके, तो देखिए 2 साल के नजरिए में तो प्रॉब्लम नहीं है, और ये स्टॉक अच्छे खासे प्रीमियम लिस्टिंग पे भी आया था, पिरामिड 15% था आई थिंक, 15-15%, ये वही है ना? नहीं नहीं, वो नहीं है, पिरामिड फाइनेंस है वो। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ऑल राइट, तो आपका 2 साल का नजरिया है देखिए, और इस 2 साल के नजरिए से मैं सिर्फ एक ही चीज पर आपका फोकस यहाँ पर लेना चाहती हूँ पिरामल फार्मा में, कि यहाँ पर आप कंपनी के ना एक बार फाइनेंशियल जरूर देख लीजिए। देर इज नो प्रॉफिट, और जब तक यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की चीजें नहीं बढ़ जाती, तब तक यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो 2 साल के नजरिए से अगर आप रख रहे हैं, तो मैं आपको इसमें वेटेज कम करने की सलाह दूंगी, पूरा मत बेचो, क्योंकि 2 साल के नजरिए से इट इज लाइकली कि आपको ये 250 से लगभग लगभग 300 तक
2 इयर्स का बिकॉज आपका आउटलुक है, तो ये जा सकता है, बट थोड़ा सा अंडरवेट हो जाइए इसमें, क्योंकि यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज और बन रही है कि ये लगभग 140 पर और जाए। सो देयर आर टू सिनेरियोज, या तो अपने वेटेज को कम करो क्योंकि 140-45 तक दिखता है, या फिर जब 140-45 तक आ जाए वहां से इसमें वैल्यू बाइंग बन सकती है वापस से, देन यू कैन एड सम, बट अभी की प्राइस पर नो एडिशन। ठीक है, परफेक्ट है। एक बार आईटीआई भी देख लीजिए, इन्हीं का ही सवाल है, कह रहे हैं कि 324 के हैं, होल्ड करूं या फिर एग्जिट करूं। इसमें इनका 6 महीने का व्यू है। ओके, और बाइंग कितने की है? 300 24 की। 324, ऑल राइट। तो 324 के हिसाब से तो 293 पर ये आ भी चुका है, एंड 6 महीने आपने इसको टाइम कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ना यू नीड टू बी कॉशियस हियर। यहाँ पर एक बार एफआईआई के डेटा को जरूर देख लें। ओके, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ अगर आपका आउटलुक है, आई वुड सजेस्ट प्लीज डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 280 पर लगाकर ही होल्ड करें, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट जो है 330 ऑनवर्ड्स अप टू 360 की रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस ब्रीच हो जाए तो प्लीज उसको दोबारा बाय नहीं करना अनटिल अनलेस ये आपको 240 के आसपास मिले। सो दिस इज द आउटलुक। आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें अभी। स्टॉप लॉस रख। ठीक है मैम, आप स्ट्रेटजी देने की बात करी थी, अभी एक स्ट्रेटजी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं यश रेवांदकर जी, माफ़ कीजिए, इनके पास कह रहे हैं कि मैम मेरे पास निफ्टी का 13 जनवरी का 26,150 का पुट रखा हुआ है 92 रुपये पर, और बैंक निफ्टी का जनवरी का 60,000 की स्ट्राइक का मैंने पुट ले रखा है 511 रुपये पर। तो निफ्टी का 26,150 का पुट 92 रुपये पर, 92 रुपीज़ पर, और बैंक निफ्टी का जनवरी का 60,000 की स्ट्राइक का पुट ले रखा है 511 रुपये पर। पूछ रहे हैं आपसे कि होल्ड करें या फिर एग्जिट। 60,000 का पहले निफ्टी की बात करते हैं। इन्होंने 26,100 ही बोला है ना, 26,150 कल की 26,150, हाँ एक्सपायरी। जी, हाँ जी, ओके, 26,150 तो कल की एक्सपायरी फिलहाल, वाली। जी फिलहाल बुक कर लीजिए, क्योंकि एक पुल बैक, जैसे कि हमने बोला है कि एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, उस पुल बैक में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स ही काम करते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए। सो यू आर इन अ प्रिटी मच हैंडसम प्रॉफिट। मैं इसको ब्यूटीफुल बोलूं, हैंडसम बोलूं, जो बोलना है बोल लीजिए, बट यू आर एट अ वेरी गुड गेन। ट्राई टू प्रोटेक्ट इट। आप इसको फिलहाल बुक करके दूसरी नॉर्मल यानी एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मूव है वो डायरेक्शनल ना होने की जगह पे आपको न्यूट्रल रखना चाहिए। तो book your profit and deploy this some of its profit in neutral strategies। और रही बात बैंक निफ्टी अभी 60,000 का जनवरी का जो पुट है, इट इज क्लोज टू 700, एक्सक्यूज मी, एंड इसकी बाइंग इन्होंने कितना बताया? ये इनका आई थिंक 511 का लिया हुआ है। ओके, यू शुड बुक दिस। इसको एक बार अभी आप बुक कर लीजिए, 700 के आसपास में, 690-700 पर आपको इसकी बुकिंग मिलेगी। फिलहाल बुक करिए। अगर आपको दोबारा एंट्री बनानी ही है, तो जैसे कि जो लेवल्स डिस्कस किए हैं कि निफ्टी, मतलब पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड ही बनाना है, सो डू नॉट मेक एनी डायरेक्शनल ट्रेड बिफोर 59,800। तो वहां पर जब जाए तब आप एक बार डायरेक्शनल ट्रेड सेल ऑन राइज का प्लान कर सकते हैं, बट आई वुड से डायरेक्शनल मत होइए इस मार्केट में जहां पर आपके साथ, जहां पर न्यूज फ्लो की वजह से प्राइस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा हो। एट दैट पॉइंट आपको वॉलेटिलिटी को कम करते हुए स्ट्रेटेजीज को रखना चाहिए। सो न्यूट्रल व्यू ज्यादा बेटर है यहाँ से। ठीक है, ओके। आप ना जैगल प्रीपेड का चार्ट देखिए मैम, अमित आशु कुमार जी का सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर है, मैं इनका सवाल पढ़ देता हूँ, तब तक आप चार्ट देख लीजिए। कह रहे हैं कि इज़ इट इन डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, पहला तो सवाल इनका ये है। और कह रहे हैं कि क्या मैं लंबी अवधि का, अगर मेरा 1 साल से ज़्यादा का नज़रिया है, क्या इसमें मैं एंटर कर सकता हूँ। और साथ में इन्होंने बोला है कि अपडेटेड व्यू दीजिए आप मुझे हैप्पीएस्ट माइंड्स पर। अंबाला मैम ने 506 रुपये पर सजेस्ट किया था इसको। 506, 506, 507। एक सेकेंड, जेगल माइंड पहले स्क्रीन पर प्रिपेयर है, पहले स्क्रीन पर एक बार इसको देख लेते हैं। फिनटेक बेस्ड कंपनी तो ये है, बट पहले तो आपने ट्रेंड पूछा कि ट्रेंड क्या है। तो देखिए इसका फिलहाल ये अपने करेक्टिव मूव में है। आईपीओ के बाद की लिस्टिंग वाले फेज से रिकवरी मोड अभी इसका शुरू नहीं हुआ है। सो इट इज 308 एज ऑफ नाउ, एंड लाइकली है एंड लाइकली है कि अगर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान कर सके, इट इज नॉट समथिंग
जो कि आपको पोर्टफोलियो में रखना है। पहली बात, ये ट्रेड लायक है मेरी नजर में। तो अगर आप इसको 308 पर बाय कर रहे हैं, 275 शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर द एक्सपेक्टेड टारगेट ऑफ 330 टू 365। सो दिस इज द सिंपल आउटलुक। इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन मैं इस स्टॉक में नहीं रखती, एंड फॉर मी इट्स नॉट एन पोर्टफोलियो काइंड ऑफ स्टॉक। एंड हैप्पीएस्ट माइंड पर 506-7 की इसमें एंट्री दी थी मैंने, और अब ये स्टॉक यहाँ पर इसका जो 470 का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो चुका है। सो प्लीज दिस इज एन एग्जिट। स्टॉप लॉस हिट होने पर स्टॉक को होल्ड नहीं रखना है। ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस अभी भी ये हिट करके निकल जाए इससे। आप बने हुए हैं, आपको बने हुए नहीं रहना चाहिए था। देखिए, मैं जब भी कोई भी स्टॉक अगर आता है मेरे साइड से, तो सभी के साइड से एक्चुअली टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंट्री के साथ आता ही है। उसको अगर आप ब्रीच कर देंगे तो फिर फिर आप अपनी अपनी एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कहने से आपने लिया उसको नहीं, राइट? सो प्लीज डोंट डू दैट। अगर कोई भी आपको कुछ बता रहा है तो दोनों साइड के लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, और स्पेशली जब जब कोई ऐसे सेक्टर्स में आप बॉटम बाइंग की बात कर रहे हो। आपने देखा है, मैं कई बार बॉटम बाइंग को लेकर के बात करती हूँ कि हम रिवर्सल ट्रेड स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं ज्यादातर। तो उस कंडीशन में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो वैसे ही बहुत फेवरेबल होता है। एक या दो अटेम्प्ट करने भी पड़े तो भी अच्छा रिवॉर्ड वहां पर बन जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आपने ब्रीच कर दिया तो मतलब फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो स्टॉप लॉस इज ब्रीच्ड, प्लीज बुक इट। स्टॉप लॉस नहीं लगाने का नतीजा क्या होता है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको 506 पर बोला गया, उस समय 470 पर आपका लॉस भी साथ में कंटेल कर दिया गया था कि यहीं तक लॉस लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपने लॉस नहीं लिया और उसका नतीजा आप देखिए फिर आपका लॉस कैसे बढ़ रहा है। 470 वाला अब हो गया है 437। चलिए ठीक है, बार बार बताते हैं आपको फॉलो करना नहीं करना मर्जी आपकी, पैसा आपका है। खैर, सुनीता राव जी हमारी प्राइम मेंबर है, 2 महीने से हमारे साथ जुड़ी हुई है मेंबरशिप लेकर। मैम, इनका सवाल है कोल इंडिया को लेकर। कोल इंडिया में क्या करना है? अब इनके पास है या नहीं है, इस सवाल से क्लियर नहीं हो रहा है। ऑलराइट। सुबह कहीं पर जब मैं थी तो 427, 28, 26 इस रेंज में कोल इंडिया को रिकमेंडेशन दिया था। अगर आपने उस चीज को देखा है, या फिर आप इसके करंट ब्रेकआउट को देख रही हैं, आपके किसी भी यानी फिल्टर से वो आपके सामने आया है, तो इसके लिए जो मेरा टारगेट जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कोल इंडिया में, दैट इज 440 नेक्स्ट टारगेट। 430 पर लेने वालों के लिए भी वही है, जिन्होंने 427 पे लिया उनके लिए भी वही है। एंड 440 से लेकर के 465 का टारगेट आप जरूर देख सकते हैं, मतलब 455 का टारगेट आप यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। नाउ द स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम 405। तो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है एट फर्स्ट टारगेट, सो रिड्यूस योर एक्सपोजर। तब आप इसमें अपसाइड की व्यू को ट्रेड कर सकते हैं। जो व्यू है वो लॉन्ग है, यानी बुलिश है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा राजीव कुमार जी का सवाल है, मैनकाइंड फार्मा में, ये याद है आपने दिया था पहला टारगेट, आपने भी बोला था 2300 रुपये का आ गया। अब इन्होंने लिया ही 2300 रुपये पे है मैनकाइंड फार्मा का शेयर। डॉक्टर रेड्डीज इनके पास 1300 का है और ग्लेनमार्क फार्मा 2108 रुपये का लिया हुआ है। तो एग्जिट करूं कह रहे हैं कि होल्ड करूं या फिर लॉन्ग करूं? फिर अदानी ग्रीन भी है इनके पास। तो 3 फार्मा स्टॉक से पहले इनकी बात कर ले, फिर अदानी ग्रीन की बात करते हैं। मैनकाइंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और ग्लेनमार्क। तो पहले हम मैनकाइंड की बात करेंगे, विच इज एट 2200, मतलब 2200 के आसपास ये अभी चल रहा है। अब इसमें दोबारा फ्रेश एंट्री के लिए मैं वेट करना चाहूंगी। मतलब अगर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ पर आई वुड से कि दोबारा एंट्री करें, तो वो 2050 के आसपास है, और आपकी एंट्री 2300 की है। सो आपने एंट्री गलत ली है। फिर भी मैं जस्ट एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये भी देना चाहती हूँ कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि इसका इमीडिएट सपोर्ट है, टेक्निकल इमीडिएट सपोर्ट है, तो वो है आपका 2150 पर, बट वीक है, बहुत वीक सपोर्ट है। आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, ट्राई करना है तो। इसके अगेंस्ट में लाइकली है कि आपको यहाँ से और 40 से 60 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट आपको मिल जाए, जहां पर आपकी एग्जिट आप प्लान कर सकते हो। बट अभी के लिए मैनकाइंड फार्मा में 2050 से पहले फ्रेश बाइंग का मेरा व्यू नहीं है। देन आपने ग्लेनमार्क पूछा है। ग्लेनमार्क में आपकी एंट्री कितने की इन्होंने बताया? 2108, 2108 की। 2108। ओके। सो देखिए, आपने इसमें एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करने का कोशिश किया था, तो उस नजरिए से इसका स्टॉप लॉस 2000 पे ही होना चाहिए था, क्योंकि जो पॉसिबल टारगेट वो 2200 तक ही बन पा रहे थे। अगर वही व्यू आपका है, लेकिन देखिए, जब ब्रॉडर मार्केट जब थोड़ा सा वीक होती है ना, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसा होता है जो एक बाय नेचर डिफेंसिव सेक्टर है ये। तो थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। इनफैक्ट इफ यू कैन ऐड समथिंग इन इट,
अगर आप थोड़ा बहुत एडिशन कर पाए तो थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए 1950 के आसपास के लिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत एडिशन आप कर सकते हैं तो करिएगा। और स्टॉप लॉस 1800 का लगा करके 2200 से 2350 के टारगेट 2 क्वार्टर्स के यानी 6 महीने के अंदर ये मूवमेंट की वेट आप कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। देन आपका है डॉक्टर रेड्डी। हाँ जी, देन हाँ आपने हाँ, दिया प्लीज है बोलिए। डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में देखिए फिलहाल इट्स बहुत ही वीक सेटअप है, वीक इन द सेंस कि यहाँ से अगर हम लिया तो 1190 का जो एक पॉसिबल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो हिट हो जाएगा, राइट? तो मैं यहाँ पर फिलहाल कोई फ्रेश बाइंग या फिर होल्ड की सलाह नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरे लिए इसमें वापस से जो बाइंग बनेगी वो लगभग 1130 के आसपास बनेगी। तो करंट प्राइस से 70-80 पॉइंट दूर है, जहां पर मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊंगी कि हाँ, यहाँ से थोड़ा सा रिस्क कम हो गया, अब इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पुल बैक मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से लगभग आज ये चल रहा है 1210 के आसपास, 1209 के आसपास, लगभग पॉसिबल है कि 1225 एंड 1245 ये 2 टारगेट आपको मिल जाए इससे पहले कि ये 1150 के आसपास है। तो आपकी जो बाइंग है उसके हिसाब से आप देख लीजिए, फिर भी एक स्टॉप लॉस नजर में रखिएगा कि आप इसको 1190 के नीचे ना रखें। बाकी आप 1225 के लिए और 1250 के लिए रुक सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तीनों हो गए फार्मा वाले काउंटर्स। एक इनके पास अदानी ग्रीन भी है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास ओके, अदानी ग्रीन का जो लेवल है वो 1050 रुपये का है, तो इसको होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर दूं? 1050 की इनकी बाइंग है। आपका व्यू थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि जब ये चलेगा तो ताबड़तोड़ ही चलेगा, दैट्स माय ओपिनियन। लेकिन इस स्टॉक का फिर भी मुझे एक बार ना वही रेंज समझ में आ रही है जो हमने डिस्कस भी किए थे कि 1050 से लेकर के 950-60 के रेंज में ही हमको ट्रेड होते हुए देखेगा कुछ दिन, एंड वही हो रहा है। तो इस स्टॉक की जो जनरल वॉकिंग वे है ना, जो पाथवे जो इसका जिसमें चलता रहता है इजीली कंफर्टेबली, वो रेंज ही बड़ी है। तो अभी मेरा व्यू इस पे सिर्फ इतना ही है कि आप इसको अगर कुछ क्वार्टर्स रख सकते हैं तो रखिए, एंड पेशेंस के साथ में वेट करिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर एंड माइनिंग सेक्टर कुड बी इन द फोकस, एंड डिफेंस, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ज्यादा फोकस में रह सकते हैं। एंड एनर्जी इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कैसा बजट आता है वगैरह, उससे भी अलग एनर्जी जो है फोकस में रहेगा, एंड ये परफॉर्मिंग सेक्टर भी बन सकता है इन नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स का। तो एनर्जी में ही ये स्टॉक है, तो आप इसको बने रहिए, इतना इतना एग्रेसिव इसमें एग्जिट लेने की जरूरत नहीं लगती है मुझे। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच शंकर सिंह जी कह रहे हैं कि प्रणाम संदीप जी, अम्बाला मैम। JSL इनके पास है 827 रुपये का रखा हुआ, 500 शेयर हैं। एवरेज कहाँ करना है? और इनके पास रिलायंस भी है। चलिए रिलायंस की बात करते हैं। पहले JSL को लेकर आपका व्यू दीजिए। 827 रुपये पर 500 शेयर हैं और कह रहे हैं कि एवरेज करना है इनको। ओके, तो एवरेज करना है तो आपको 2-4 दिन का वेट करिए, आपको एवरेजिंग के लिए ना एक और भाव है जो मिल जाएगा, विच इज 760 पर, 760 पर ये भी है। जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ डेज, आपको ये 715-20 में मिलेगा, वहां पर आप फ्रेश मनी जो है इसमें एड ऑन कर सकते हैं, एंड इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, अच्छा स्टॉक है। आप इसको नजरिया शॉर्ट टर्म के नजरिए से मत देखना, थोड़ा सा मिड टर्म, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अवधि में अगर आप इसको रख लें तो ये अच्छा चल जाएगा। तो इसके साथ अग्रेसिव मत होइए, सिप्स कर लीजिएगा इसमें, जैसे कि आपने प्लान भी किया है। सो कंटिन्यू विद योर व्यू। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इनके पास रिलायंस भी है, 450 शेयर हैं 1550 रुपये के रेट पर। क्या ऐसे माहौल में एवरेज करना ठीक रहेगा, पूछ रहे हैं? रिलायंस देखिए 1440-50 के आसपास हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि वहां पर एक फ्रेश एंड फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं, एग्जैक्टली हुआ भी वही कि आज का 1451 का आज का लो बना है, एंड एग्जैक्ट वहां से 1.5% रिलायंस अप भी है। सो देर इज नथिंग रॉकेट साइंस, जब स्टॉक अच्छा है और जाना पहचाना स्टॉक है तो जनरली सबकी नजर में आता ही है। साथ में 200 दिन का मूविंग एवरेज भी वहां पर आ ही रहा था, तो उसकी वजह से भी एक टेक्निकल सेंटिमेंटल एक वैल्यू बैंक रिलायंस में दिखी गई है, एंड विच इज लाइकली टू कंटिन्यू। आप रिलायंस को अच्छे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो इसको बाय करिए आज भी। आप इसको चाहें तो आज थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम डाउनसाइड, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे इसमें कितना पेन आ सकता है, तो मैक्सिमम डाउनसाइड रिलायंस को लेकर के अगर कुछ वॉर नहीं होती है, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन अगर नहीं है,
तो उन सारी कंडीशंस में भी रिलायंस हमको 1370-80 बस, इससे ज्यादा नीचे मुझे नहीं दिखता। बट कुछ अलग ही हो गया तो आई कांट से, बट कितने भी ट्रेड डील वगैरह वगैरह की बात हो रही हो, अगर वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन नहीं है तो 1370 के आसपास तक मैक्स लुढ़क सकता है ये, और वहां तक ये खरीदने लायक ही है। और आज ये 1470-75 पर है। इफ यू कैन मेक इट, थोड़ा सा बाय कर सकते हैं आप। अगर थोड़ा और जाए 1370-80 के आसपास, तो फिर आप वहां पे और एडिशन कर सकते हैं, बट दिस इज द बाय एज ऑफ नाउ। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, अच्छा, अदानी ग्रीन को लेकर ना अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। अदानी ग्रीन को लेकर संजीत कुमार जी का सवाल है, कह रहे कि मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं अदानी ग्रीन में 998 पर, तो क्या मैं इसमें से शिफ्ट करके, यानी कि अब क्योंकि लॉस हो रहा है अभी भी 50 रुपये के आसपास नीचे है इनके प्राइस से, तो पहली बात तो घाटा ले लें अदानी ग्रीन में, उसको बुक करके क्या मैं अपना पैसा प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स और दूसरा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे शिफ्ट कर दूं करंट लेवल्स पर? पीवी स्पेशलिटी, फिर प्रीवी, पीवी प्रीवी, होगा। PRIVI, प्रीवी। ओके, तो इनकी नजर में एक तो अडानी है जिसमें उनका फंड है, उसको ये प्रीवी स्पेशल केमिकल से ही इज ट्राइंग कि मैं यहाँ पर आ जाऊं क्या, राइट? एक ही स्टॉक है। नहीं है इनके पास अदानी ग्रीन, ये कह रहे हैं कि 2 स्टॉक्स इनकी नज़र में जिसमें ये शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, एक अदानी एनर्जी और दूसरा ये प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 950 पर आया है। मैं क्योंकि थोड़ा टाइम दे क्योंकि सकती हूँ। हाँ। अदानी ग्रीन में ना इन्होंने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं। हम्म। 998 नहीं, की बाइंग है। आप प्रीवी को छोड़ दीजिए। आपको अगर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में ही थोड़ा बहुत शिफ्ट करना है तो करिए, बिकॉज जब ये ग्रुप स्टॉक्स निकलेंगे, नहीं भी निकले एक्चुअली, बट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 950 के आसपास ठीक ही है, और उनके लिए ज्यादा ठीक है जो कि इसके नेचर को समझते हैं। नेचर इसलिए क्योंकि ये स्टॉक बड़ी रेंज में ट्रेड करता है, बड़ी रेंज में इसका प्राइस एक्शन या जो भी आप बोलना चाहे ट्रेड होता है सिंपली। तो आज ये 950 पर है, आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगले 3 महीने में ये एक बार 1200 निकल जाए, 300 200 250 पॉइंट इसके लिए कॉमन है। सो फॉर दैट पर्पस आपका स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा 700 रुपए पर। लेकिन अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को थोड़ा बहुत आप चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं 20-30%। बाकी वो स्टॉक जो आपके पास में है ना, अगर आपके पास में समय है 1 ईयर का, तो उसी में रहिए, स्टॉक में बुराई नहीं है।